Good afternoon everyone. Welcome to Raj Motra's IAS. Today we will covering the month of June and May. So let's quickly start with Haryana current affairs with June and May 2020. तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो पहली न्यूज़ जो है हमारी रिलेटेड किससे है? MSMEs से, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हरियाणा, ये न्यूज़ कहती क्या है? फर्स्ट न्यूज़ कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया डायरेक्टरेट जो है वो अपॉइंट किया है अंडर द इंडस्ट्रियल जो है डिपार्टमेंट। किसके लिए? स्पेशली MSMEs की जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की है, डेफिनेशन चेंज की है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है अपना, उसमें एक MSME डायरेक्टरेट को अपॉइंट किया है। और वो क्या देखेगा? स्पेशली जो MSME से रिलेटेड जितने भी जैसे क्लियरेंसेस लेनी होती हैं, NOCs, नॉन ऑब्जेक्शन जो है, सर्टिफिकेट्स जो है, जो भी MSMEs में स्टार्टअप्स के लिए आते हैं, वो सारे जो है हम लोगों ने क्या किया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसमें डायरेक्टरेट को जो सारा सौंप दिया है। और ये जो है अलग से इन्होंने ऑफिस क्रिएट किया है ताकि जो MSMEs हैं उनको इन सब जो है स्टार्टअप्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये है हरियाणा गवर्नमेंट ने कौन सा नया, जो अगर आपको क्वेश्चन आता है ऐसे कि दैट हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एक अपॉइंट किया है एक नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है हमारा डिपार्टमेंट है, उसके अंडर MSME डायरेक्टरेट जो है उन्होंने क्या किया है, अपॉइंट किया है। तो ये अपॉइंट किया है और इनका काम मेनली क्या होगा, जितने भी MSMEs के साथ जो स्टार्टअप्स हैं या शुरू करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, इन डायरेक्टरेट जो है उनका सबका जो भी है उनको देखेगा और इजी बनाएगा उनको इन्वेस्ट करने के लिए, उनको नया MSME शुरू करने के लिए। ठीक है, तो दिस वाज द न्यूज़ दैट हरियाणा सरकार ने इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंडर एक MSME डायरेक्टरेट ऑफिस बनाया है, जो क्या करेगा, जितने भी ऑल काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंटल्स हैं उनसे NOCs वगैरह का काम है, या फिर जो भी सेटअप करने के लिए एंटरप्राइजेस प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे एक ही जगह पे उनको मिल जाएं, ताकि इजीली जो है MSMEs वाले अपना जो है बिजनेस शुरू कर सकें। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़। अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा दैट इंडस्ट्रियल जो है ये जो डायरेक्टरेट MSME है वो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है? तो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अंडर है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अंडर। ओके, देन उसके बाद अब देखो ये क्यों किया है सरकार ने, क्योंकि अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने MSMEs की जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया है। मतलब जैसे हम इसको क्लासिफिकेशन करते थे, नॉट डेफिनेशन, लाइक दे हैव बीन लाइक क्लासिफाइंग, जैसे कि हम इनको माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये कैसे कैसे क्लासीफाई होती हैं उसको इन्होंने अभी चेंज किया है। वो कैसे किया है देखो, मैं आपको इसको पहले थोड़ी बहुत हिस्ट्री डिस्कस करते हैं इसके बारे में, एंड देन विल डिस्कस द डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें हैं इसकी, ये क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। जैसे अगर हम बात करें MSMEs के बारे में, तो जो RBI है उसने ये बात अपनी रिपोर्ट में लिखी है कि जो दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारे देश की जो MSMEs हैं दे कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये जो हैं 2001 में से लेके अब तक इन्होंने हमारी जो नॉर्मल इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको भी आउटस्ट्रिप किया है। मतलब दे हैव परफॉर्म्ड रियली वेल कि उनकी जो आउटपुट है वो भी जो नॉर्मल हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उससे भी ज़्यादा है। ये बात 2001 से लगातार हम ये बात देखी जा रही है। और सेकेंडली जो है ये जो MSMEs हैं, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग, पूरे देश में जितनी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, टोटल देश की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 45% कौन दे रहा है, किसकी तरफ से आ रहा है? MSMEs की तरफ से आ रहा है। और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें से 40% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? MSMEs। ठीक है, और इनका इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 28% GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो
MSMEs की है। तो सी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दे आर द इम्पॉर्टेंट, दे आर द इम्पेरेटिव ड्राइवर्स, कि जैसे कि 45% वो क्या है MSMEs में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में ये जो है कंट्रीब्यूट करें, एंड इट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अब आप सोचो कि अगर इनमें भी अगर ये जो है MSMEs, इफ़ वी आर नॉट गिविंग देम द चांस टू फ्लरिश, जो उनको अच्छे से हम नहीं इनके लिए जो है स्टार्टअप्स के लिए या दीज एंटरप्राइजेस के लिए इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करते हैं इनको, तो क्या हो सकता है हमारे देश की जो डेवलपमेंट है उसको वो काफ़ी हैम्पर हो सकती है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि देयर इंपॉर्टेंस इन आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात करो कि इनको MSMEs को हम डिफाइन कैसे करते हैं, पहले कैसे किया जाता था। देखो पहले इनको कुछ डेफिनेशन नहीं दी जाती थी, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, अब उनको कैसे डिफाइन किया जाए, बिकॉज दे आर लाइक वेरी, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेफिनेशन डिफाइन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो ये डेफिनेशन भी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, हर कंट्री अपने हिसाब से देखती है इसको। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है एक्ट है हमारा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1951। इन्होंने कहा था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, अब हम उनको कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, दैट कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कितने हैं, उस हिसाब से हम इसको क्लासीफाई करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, किसके हिसाब से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। ठीक है, लेकिन अब क्या था कि ये इतना रिलायबल नहीं था कि कौन सी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट द डाटा, एंड वो तो ऑथेंटिकेटेड जो है डेटा कलेक्ट करना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो इस वजह से प्रॉपर क्लासिफिकेशन इनकी हो ही नहीं पाई है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी जो रिसेंट है, सरकार ने बोला है कि जो ऑलरेडी चल रही है डेफिनेशन, उसको हमने चेंज करना है। अब 2006 में फिर सरकार ने सोचा कि अब इनको क्लासिफिकेशन करना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो एट प्रेजेंट जो था, उन्होंने सेक्शन 7 ऑफ नया एक्ट बना, एक MSMD ED एक्ट जो है 2006। इसमें सेक्शन 7 में क्या दी गई इनकी क्लासिफिकेशन, पहले तो था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से देख लो, लेकिन 2006 में नया एक्ट आया जो था, जिसको हम बोलते हैं मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। इसने क्लासिफिकेशन की माइक्रो की, कि माइक्रो इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी, देन स्मॉल इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी, और जो हमारी मीडियम है वो इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी, तीनों को। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम को क्लासीफाई किया। अब देखो वो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि इनको पहले कैसे क्लासीफाई किया जाता था। ठीक है, अब इसमें इस अकॉर्डिंग में इस एक्ट के थ्रू जब हमने देखा, जब ये एक्ट आया 2006 में, इन तीनों को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इन तीनों को हमने क्लासीफाई किसके बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड जो है हमारा इनको हमने जो है इन्वेस्टमेंट जो है इन प्लांट एंड जो मशीनरी है उसके जो अकॉर्डिंगली हमने इसको क्या करना शुरू किया था, एक तरह से क्लासीफाई करना शुरू किया। ठीक है, तो इसकी वजह से अभी जो है रिसेंट जो इन्वेस्टमेंट है और जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है और उसका जो सेकेंडरी थिंग है जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है, उसको हमने क्या किया है, बेसिस बनाया है इनको क्लासीफाई करने के लिए पहले। अब देखो पूरा देखना है इसमें, माइक्रो इंडस्ट्रीज पहले क्या थी, देखो अगर माइक्रो की अगर हम बात करें तो दिस इज द
क्लासिफिकेशन। तो इसको हमने किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, पहले तो इसके बेसिस के ऊपर। और ये प्लांट एंड मशीनरी जो है ये सिर्फ पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंटरप्राइजेज की, दैट इज गुड्स। देन उसके बाद हम बात करेंगे सेम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की, इसमें तो ज़रूरत ही नहीं होती है मोस्टली जो है सर्विस सेक्टर में। तो दूसरा सेक्टर कौन सा लिया है हमने, सर्विस सेक्टर। एक हमने कौन सा सेक्टर लिया है, गुड्स सेक्टर, और एक हमने कौन सा सेक्टर लिया है, सर्विस सेक्टर। ठीक है, इन दोनों सेक्टर्स जो हैं इनमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितनी कितनी है, कितने कितने पैसे लगे हैं उसके ऊपर, उस हिसाब से हमने इन तीनों को क्या किया है, क्लासीफाई किया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो माइक्रो अगर कोई इंडस्ट्री है उसको हमने कैसे क्लासीफाई किया है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, अगर उसकी अप टू 25 लाख जो है रुपीस इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी, तो हम उसको किस में करेंगे, माइक्रो में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वो कौन से एरिया में, गुड्स वाले मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में। अगर हम बात करें सर्विसेज सेक्टर में तो अप टू अगर 10 लाख तक जो है उनकी जो इन्वेस्टमेंट है एंटरप्राइज में, तो अगर 10 लाख तक है सर्विस सेक्टर में, तो हम उसको किस में कंसीडर करेंगे, वो क्या है, माइक्रो एंटरप्राइज है। ठीक है, अब सेकंड क्लासिफिकेशन जो है माइक्रो के बाद स्मॉल। स्मॉल कौन सी होंगी, स्मॉल इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी, स्मॉल में आएगा जिनकी 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक, 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है, किस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वो किस में कौन सी हैं, वो हमारी स्मॉल। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर में, तो अगर स्मॉल कौन सी होंगी, अगर 10 लाख से लेके इन्वेस्टमेंट किस में 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक। ठीक है, तो ये है हमारी 2 क्लासिफिकेशन, माइक्रो एंड स्मॉल। अब माइक्रो की 25 लाख तक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी, ये है पुराना, अभी नया जो है डेफिनेशन चेंज की है, उसी के डेफिनेशन के चेंज के हिसाब से जो हरियाणा सरकार है उन्होंने ये नया डिपार्टमेंट के अंदर जो है डायरेक्टरेट बनाया है। ठीक है, तो वो ये तो पुराने वाली है। पहले क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे की जाती थी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, गुड सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। गुड सेक्टर में अगर माइक्रो को करना है तो अप टू 25 लाख, अगर हमें सर्विस में देखना है माइक्रो में तो वो 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल में 25 से 5 करोड़, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में 10 लाख से 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। देन उसके बाद लास्ट जो रह गया वो है हमारा मीडियम। अब मीडियम को हम कैसे क्लासिफाई करते थे, ठीक है, इसमें कहते थे 5 करोड़ से लेके, अगर तो इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ है उससे 10 करोड़ तक, तो वो क्या आएगी हमारी मीडियम में आएगी। और अगर सर्विस के सेक्टर की बात करें तो 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक, 5 करोड़, तो ये जो है सर्विस सेक्टर की बात की गई है। ठीक है, तो क्या है इसमें कि अगर माइक्रो करें तो 25 लाख, 10 और 25 से 5 मीडियम, 5 से 10 करोड़ कौन सी आएंगी, दिस स्मॉल एंड देन मीडियम। तो ये ऐसे पहले क्या की जाती थी, क्लासिफिकेशन की जाती थी किसकी, एमएसएमईज की। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहले जो है अर्लियर, अभी तो नई डेफिनेशन आ गई, अर्लियर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से हम इन तीनों को क्या करते थे, क्लासीफाई करते थे। अब जो रिसेंटली हमारी अमेंडमेंट हुई है 2006 के एक्ट में, अगर हमारी 2006 जो एक्ट है MSMD एक्ट में अमेंडमेंट हुई, उसमें अब हमने क्या किया है कि चेंज कर दिया है इसकी क्लासिफिकेशन। अब हम जो है क्लासिफिकेशन करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे, अगर माइक्रो की बात करें
अगर ये नई डेफिनेशन जो चेंज की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो माइक्रो की बात करेंगे तो अगर तो इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है, और जो उसकी ये अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें और यहाँ पे है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है कि उसका रेवेन्यू कितना जनरेट करती है वो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो हम इन्वेस्ट करते हैं पैसे शुरू में, और जो हमारी टर्नओवर है वो कितनी है, टर्नओवर मतलब रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। तो अगर तो एक कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो वो कौन सी कहलाई जाएगी, माइक्रो एंटरप्राइज कहलाई जाएगी, ठीक है। देन स्मॉल की अगर बात करें, स्मॉल में अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर जो है 50 करोड़ से कम है, तो वो कौन सी कहलाई जाएगी, स्मॉल एंटरप्राइज। देन अगर हम लास्ट बात करें मीडियम की, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है और अगर टर्नओवर जो है वो लेस देन 100 करोड़ है, देन जो एंटरप्राइज होगी वो कौन सी होगी, मीडियम। सो अभी जो रीसेंट क्लासिफिकेशन है वो यही है, ठीक है। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन जो अभी सरकार ने अमेंडमेंट की है 2006 वाले एक्ट में। सो दिस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब देखो ये किया क्यों गया था, वाई जो पहले जो हमारा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी था वो कैंसिल करके क्लासिफिकेशन, ये नई क्लासिफिकेशन हम क्यों लेके आए हैं, व्हाट वाज द रीज़न। तो रीज़न यही था कि जो इन्वेस्टमेंट थी, जो प्राइसेस थे, देखो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के प्राइसेस इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीज होते रहते हैं। तो अगर मान लो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई किसी प्लांट एंड मशीनरी में, तो क्या पता उसकी कैटेगरी चेंज हो सकती थी, मतलब वो माइक्रो से मीडियम बन गई, मीडियम से क्या वो माइक्रो से स्मॉल बन गई, स्मॉल से क्या पता प्राइस राइज की वजह से वो मीडियम। तो इन्फ्लेशन की वजह से वो क्लासिफिकेशन जो थी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि प्राइस जो है जो हमारा प्राइस इंडेक्स है प्लांट और मशीनरी का वो प्रॉपर नहीं हो रहा था। देन और क्या हो रहा था, इनफॉर्मल जो थे हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके मोस्टली जो काम थे वो क्या थे, इनफॉर्मल हो रहे थे, जिसकी वजह से इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ दोज कंपनीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब और क्या था, टैक्सेस पे करने में और इन्वेस्टमेंट जो भी है क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा इसमें जो है सरकार की पॉलिसी मेकिंग में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो जिसकी वजह से अब इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन ही चेंज कर दिया है और इन्होंने किस पे कर दिया, इन्वेस्टमेंट एंड जो है एनुअल टर्नओवर के ऊपर कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज द रिवाइज्ड जो है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने जो है नया ऑफिस बनाया है, ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट न्यूज़, ये थी हमारी एमएसएमई से रिलेटेड। अगर हम बात करें एक नेक्स्ट न्यूज़ जो है सेकेंड न्यूज़, वो भी हमारी किससे रिलेटेड है, एमएसएमई से ही रिलेटेड है। उसमें क्या है, उसमें भी यही है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने, सेकेंड न्यूज़ क्या कहती है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने एक ओवरसाइट कमेटी बनाई है, कमेटी किसको देखने के लिए, एक ओवरसाइट कमेटी जो है बिठाई गई है एमएसएमईज को देखने के लिए, ताकि जो उनको जो है वर्किंग कैपिटल जो लोन्स हैं वो इजीली क्या हो जाएं, एमएसएमईज के जो हैं वर्किंग कैपिटल जो लोन्स हैं वो इजीली क्या कर सके, उनको अवेलेबल कराया जा सके। मैंने बताया जो एमएसएमईज हैं दे आर द ड्राइवर्स, लाइक एक तरह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इस वजह से ये जो है इनके लिए वर्किंग जो, अगर हम इनके लिए लोन्स जो हैं लेना इजी बनाएंगे तो आई थिंक ये इसको बहुत ज़्यादा मेजर क्या दे सकता है, बूस्ट दे सकता है इस एमएसएमईज को। तो जो है ओवरसाइट कमेटी हरियाणा गवर्नमेंट ने बिठाई है किसके लिए, ताकि जो उनके वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं कहीं से भी बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसको हम क्या करें, मतलब जो है आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम चलाए थे ना सरकार ने, ये जून की हम न्यूज़ करें, उस टाइम पे कोविड पेंडेमिक जो था वो बहुत ज़्यादा उसका एक तरह से कह सकते हैं बैड जो चल रहा था, दौर चल रहा था उस टाइम पे। तो वहाँ उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी बहुत कम हो रही थी। तो उस इन्वेस्टमेंट को आपने सुना होगा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर हमारी, तो उन्होंने एमएसएमईज के लिए स्पेशली 10,000 करोड़ दिए थे किस सेक्टर के लिए, एमएसएमईज
सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर भारत में जो पैकेज जो भी था अनाउंस किया गया था उन आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। तो 10,000 करोड़ उसमें से किसके लिए था? MSMEs के लिए। तो इन सबको अच्छी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है, जो इजीली जो लोन प्रोवाइड कराने के लिए टू द जो है नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर आप लगा लो जिन्होंने MSMEs स्टार्ट करनी है, उनको देने के लिए एक तरह से ये कमेटी बनाई ताकि उनको कोई दिक्कत ही ना आए। और जो भी आत्मनिर्भर भारत में पैसे दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसको MSMEs की जो है इनको बढ़ाने के लिए, तो उसको ईज़ करने के लिए कि कैसे हम उसको ईजी कर सकते हैं ताकि उनकी स्मूथ जो है एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो सके और वो जल्दी से जल्दी जो भी है अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सके। ठीक है, एक और है MSME से रिलेटेड ही न्यूज़ है दैट हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, एक डेडिकेटेड पोर्टल जिसका नाम है हरियाणा उद्यम सहयोग। जो है उद्यम सहयोग पोर्टल जो है एक लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, डेडिकेटेड पोर्टल जो लॉन्च किया है हरियाणा उद्यम सहयोग। इसका मेन मोटिव क्या है? जितना भी क्रेडिट रिलेटेड ग्रीवियंसेस हैं जो हमारे MSMEs जो हैं, ये भी MSMEs से रिलेटेड है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये जो पोर्टल बनाया गया है MSMEs के लिए बनाया गया है। और ये पोर्टल पे होगा क्या? जितने भी क्रेडिट रिलेटेड ग्रीवियंसेस हैं कोई भी एंटरप्रेन्योर्स के, वो सारे इस पे हम पोर्टल पे जो है हमारे सबमिट करा सकते हैं ताकि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक्शन ले सके और क्रेडिट से रिलेटेड जितनी भी ग्रीवियंसेस हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स की, वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें और वो अपना जो है काम जो है शुरू कर सकें। ठीक है, और साथ के साथ ये इसका मेन ये भी है कि वो आत्मनिर्भर भारत में जितना जो पैसा दिया गया है MSMEs के थ्रू के लिए फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, तो वो सारा जो है इजीली हम उसको जो है असेसिबल हो सके। ठीक है, उसको यूज़ कर पाएँ। वो तभी कर पाएंगे अगर जो है हमारे पास प्रॉपर जो है मतलब हमारी ग्रीवेंसेस, हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सुना जाएगा। तो ये हरियाणा उद्यम जो है सहयोग पोर्टल किसके लिए है? स्पेशली क्रेडिट रिलेटेड जो ग्रीवियंसेस हैं MSMEs एंटरप्राइजेज की, वो सुनी जाएं और उनको जल्दी से जल्दी जो है डिस्पोज ऑफ करके उनको सॉल्व किया जाए। ठीक है, सो दिस वाज द न्यूज़। और ये मेनली आत्मनिर्भर भारत के जो है इकोनॉमिक पैकेज का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है। और जितनी भी कह सकते हैं कि MSMEs की जो डेफिनेशन भी जो चेंज की गई है और उससे भी जो है बहुत सारा कह रहे हैं कि यहाँ पे फ़ायदा होगा इनको, क्योंकि ये रिटेलर्स, शॉप्स जो हैं उनको भी एक तरह से जो मतलब पैकेज जो है, ये जो आत्मनिर्भर भारत वाला पैकेज है, वो भी इन सबको जो है कवर करता है। तो इस पेंडेमिक के दौर में इन्होंने ये ग्रीवियंसेस जो है पोर्टल लॉन्च किया है ताकि कोई दिक्कत ना आए। याद रखना, क्रेडिट रिलेटेड जो भी ग्रीवियंसेस हैं, ठीक है, वो इस पोर्टल पे हम क्या करेंगे? सबमिट करेंगे। ठीक है, ये कोविड के जो पेंडेमिक के टाइम पे जो नहीं MSMEs जो थी अपना बिजनेस बढ़ा पाई उनकी वजह से। ठीक है, सो दिस वॉज, तो तीन है, हमने तीन बातें की हैं यहाँ पे। एक तो ये पोर्टल की बात की है, हरियाणा उद्यम जो सहयोग पोर्टल है, और एक हमने बात किया ओवरसाइट कमेटी की बात किया, और है एक क्या किया है कि एक नया जो है डायरेक्टरेट बनाया गया है अंडर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, जो कि स्पेशली MSMEs को क्या करेगा, देखेगा, और जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जो भी NOCs वगैरह हैं या फिर जो भी प्रोसेसिंग है जो है अगर स्टार्ट करना है किसी ने, तो वो एक ही सिंगल जगह पे जो है उसको आना पड़े। So this was to promote MSMEs because they are like very key drivers of our economic development. Moving on to next news. तो next जो news जो है हमारी वो है that जो हरियाणा के हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जिनका दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने क्या कहा है कि जो विलेज है क्योरक विलेज है, जो कहाँ पे है, ये कैथल डिस्ट्रिक्ट में है।
विलेज जो है कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट विलेज है इन द स्टेट जिसमें हम एक पॉन्ड वाटर को दिस जो ये विलेज के बारे में क्या बात की गई है, दैट इस ये विलेज है क्योरक, कहाँ पे है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये विलेज एक पूरी स्टेट में ऐसा विलेज फर्स्ट विलेज होगा जिसमें हम पॉन्ड वाटर को यूज करेंगे, किसके लिए, स्पेशली फॉर इरिगेशन के लिए हमें इसमें उसको क्या करना है, यूज करना है। और ये क्या होगा, एक तरह से मॉडल जो है पॉन्ड बनेगा पूरे स्टेट के लिए, जो कि इस पर्पस के लिए जो है डेडिकेटेड पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस न्यूज़ में ये हमें बात याद रखनी है दैट इरिगेशन के लिए इसमें क्योरक जो है विलेज जो है कैथल डिस्ट्रिक्ट में है, उसका मेन है, ये फर्स्ट जो विलेज है स्टेट में होगा जिसमें हम पॉन्ड वाटर यूज़ करेंगे इरिगेशन के लिए एंड अदर पर्पसेस के लिए। और ये क्या बनेगा, एक तरह से मॉडल पॉन्ड बनेगा। अब देखो इसमें हमने बहुत बार हम कर चुके हैं मेरा मतलब इसके बारे में दैट कैसे सरकार ने एक जो है स्कीम्स चलाई थी, मेरा पानी मेरी विरासत, जो कि एक हमारा वाटर कंजर्वेशन के लिए जो ग्राउंड वाटर है उसको भी कंजर्व करना है। ठीक है, और हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे उस हिसाब से। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये जो है एक तरह से स्टार्ट किया है इस विलेज के अंदर पॉन्ड सिस्टम, जिसमें पॉन्ड का जो वाटर है उसको कलेक्ट करेंगे, उसको इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे। और साथ के साथ ये भी है कि अभी तो ये इस विलेज में शुरू किया गया, ये विलेज तो एज अ मॉडल यूज़ करेंगे। और सर जितने भी जो हैं विलेजेस हैं ट्राई किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दैट जितने भी विलेजेस हैं उनमें हम सब में ये पॉन्ड्स जो हैं वो क्या कर सकें, ऐसे पॉन्ड्स क्रिएट कर सकें और जो इरिगेशन है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकें। अब इसमें और भी है दैट जो है इन पॉन्ड्स को क्या करना है, और माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को भी हमने यहाँ पे जो है एनकरेज करना है। और साथ के साथ जो है ब्यूटिफिकेशन भी करनी है इन पॉन्ड्स की, जैसे हमने ट्रीज़ लगाने हैं साइड पे उनके, या फिर हमने बायोडाइवर्सिटी जो है प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे फिश, टर्टल्स, फ्रॉग्स, इट शुड बी देयर। ठीक है, और साथ के साथ डीसिल्टिंग भी हमें टाइम टू टाइम वहाँ पे करनी पड़ेगी ताकि उसकी जो डेप्थ है वो वैसे ही रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है हम वहाँ पे इकट्ठा कर सके, जो कि हम आगे जाके यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, और स्पेशली किसके पर्पस के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए। ठीक है, और डीसिल्टिंग आपको पता ही है कि एक तरह से हम ट्राई करते हैं कि जो है डेप्थ जो है उसकी सिल्ट से वो कम ना हो जाए। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा पानी को जो है वो अपने अंदर रख सके। ठीक है, और साथ के साथ एक और बात है कि पॉन्ड एटलस बनाया जाएगा, पॉन्ड एटलस, जो एक तरह से हमारा बताएगा कि कहाँ पे कौन कौन से कैसे कितने पॉन्ड्स हैं, किस विलेज में है, और वो सिचुएटेड कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन, सब कुछ। ठीक है, तो एक ये इसमें ये भी बनाया जाएगा। सो दिस वाज द न्यूज़। और ये नहीं है कि सिर्फ इस विलेज में, ये विलेज ऐसा मॉडल लेंगे, बाकी जो सरकार है वो ट्राई करेगी कि वो अलग अलग जो हैं विलेजेस में या सब जो भी है ट्राई करे कि ये वाला जो सिस्टम है वहाँ पे अप्लाई करे। ठीक है, सो नेक्स्ट है जो, तो इसमें काफ़ी सारी और भी बातें हैं, जैसे कि 8 फीट तक जो है उस पॉन्ड में पानी होना चाहिए, और जो है आसपास उसके क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। दैट इज़ नॉट लाइक हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ की, लेकिन हमें बस विलेज का नाम याद रखना है, पॉन्ड सिस्टम स्पेशली फॉर द इरीगेशन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, आप सबने PM कुसुम जो है स्कीम के बारे में सुना होगा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान जो है महाअभियान। ठीक है, ये कुसुम जो है किसान की जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान मुख्य महाअभियान। ठीक है, सो ये जो स्कीम है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की ने स्टार्ट की है। अब देखो, अब ये जो मिनिस्ट्री है, ये जो स्कीम है, ये कहती क्या है, ये कहती है कि जो भी फार्मर्स हैं अपने जो लैंड है जो बैरन है, बैरन मतलब जिसपे
जो है दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, तो वो लैंड के ऊपर हम क्या करेंगे, सोलर पंप्स लगाएंगे ताकि वो लैंड भी यूज़ हो जाए और साथ के साथ सोलर एनर्जी का जो हमारा टारगेट भी है हमारे इंडिया का, ठीक है, वो भी हम साथ में एक तरह से वो भी लेके चले। तो क्या है इसका मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स जो हैं जो अपनी एक तरह सोलर वाटर पंप्स जो हैं वो यूज़ करें और साथ के साथ प्रोड्यूस करें रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, और अगर उनके पास वो बचती है एनर्जी वो साथ ग्रिड में भी क्या कर सकते हैं, उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इससे सरकार क्या करेगी, अगर सोलर वाटर पंप्स वो लगाते हैं तो सरकार उनको क्या प्रोवाइड करेगी, सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी ताकि वो उसको क्या कर सके, मोटिवेट कर सके कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स जो हैं इसको लगाएं। तो न्यूज़ क्या है, ये तो कुसुम स्कीम तो चलो सरकार ने चला दी कि जो फार्मर्स हैं अगर पंप्स यूज़ करते हैं, वाटर पंप, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम करते हैं तो उनको क्या दिया जाएगी, सब्सिडीज़ दी जाएंगी, ठीक है, और साथ के साथ जो भी वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स्ट्रा भी होगी तो वो अगर वो ग्रिड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दैट विल बी लाइक बेनिफिशियल, उनको भी उनका इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो हरियाणा सरकार ने अभी क्या किया है कि जितने भी फार्मर्स इस स्कीम में जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे वांट टू मतलब ऐड होना चाहते हैं इस स्कीम में, तो वो क्या करेंगे, पहले क्या होता था ना, बहुत सारी मल्टीपल साइट्स के लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी साइट पे इसके लिए रजिस्टर करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। तो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इसके लिए ईजी बना दिया है कि जो सरल पोर्टल है जो है इनकी वेबसाइट सरल पोर्टल के ऊपर जाओ, वहाँ पे जाके वही ऑथेंटिकेट जो है एक साइट है, एक पोर्टल है जहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है इस स्कीम के लिए। तो ये सुनिश्चित किया है हरियाणा सरकार ने कि जितने भी फार्मर्स हैं जो इस स्कीम में एंटर होना चाहते हैं, ठीक है, तो या फिर इस स्कीम में जो है बेनिफिट्स जो भी लेना चाहते हैं तो वो क्या करें, सरल पोर्टल पे ही खुद को रजिस्टर करें। अदरवाइज उन्होंने बोला है कि जो फ्रॉडेंट्स हैं, जो ऐसी साइट्स भी हैं जो आपका डेटा लेना चाहती हैं और बाद में रजिस्टर करके आपको धोखा दे के आपका सारा मतलब जो भी चलता है फ्रॉड वो करती हैं, तो उनके चक्करों में नहीं पड़ना है। अगर किसको करना है, सिर्फ एक ही पोर्टल है हरियाणा सरकार का, वो है सरल पोर्टल। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे रजिस्टर करो, यू विल गेट द जो भी है बेनिफिट्स स्कीम के मिलेंगे आपको। अदरवाइज और किसी भी साइट का कोई भी यहाँ पे डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए हरियाणा सरकार ने, और याद रखना है कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि कुसुम स्कीम के अंडर जो फार्मर्स हैं अगर उनको रजिस्टर करना है तो वो एक डेडिकेटेड एक पोर्टल बना दिया है सरकार ने। सरल काफ़ी सारी चीज़ों में है ये पोर्टल, लेकिन ये याद रखना है कुसुम के लिए भी सरकार ने यही पोर्टल कर दिया है, ठीक है। तो ताकि वो है पर्पस तो इसका मेन यही है कि जो करप्शन जो भी है मतलब जितने भी ये फ्रॉड्स होते साइट्स होती हैं अलग अलग ये सारी, जिस पे जो डेटा ले लेते हैं लोगों का एंड देन दे डू व्हाटएवर जो है रॉन्ग जो है एक्ट्स करते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है एक छोटी सी न्यूज़ है, आपको बस ये याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि एक नंबर है टोल फ्री नंबर जो 4 डिजिट का जो है हरियाणा सरकार ने जो है लॉन्च किया था जब कोविड था, तो 1912, तो ये नंबर जो है 4 डिजिट का टोल फ्री नंबर जो है सरकार ने दिया है। और ये है किसके लिए, बस हमें आपको ये याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1912 जो है ये किसके लिए जो है टोल फ्री नंबर है, तो ये है फॉर द रिड्रेसल जो है कंप्लेंट्स के, जो कंप्लेंट करते हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है हरियाणा के, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर हैं हरियाणा में, अगर उनको कोई भी दिक्कत आती है या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी वो इस नंबर के ऊपर डायल करके बता सकते हैं, ठीक है। किसके लिए है ये, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के लिए। और पेंडेमिक के थ्रू ये नहीं था कि लोग खुद जाके विजिट कर सकें बोर्ड्स पे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स जो हैं वो इस नंबर पे जो हैं कांटेक्ट करेंगे और जो है अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं दे कैन जो हैं बता सकते हैं, और फिर जल्दी से जल्दी जो भी मेजर्स लिए जाएंगे वो इस नंबर पे कॉल करने के बाद आपको सही कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट न्यूज़, लेकिन 1912 नंबर टोल फ्री याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के लिए ड्यूरिंग द पेंडेमिक, उनकी जो हैं कंप्लेंट्स के लिए ये नंबर जो है उस टाइम पे सरकार ने लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है न्यूज़, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया है, एक तरह से उन्होंने सरकार फार्मर्स के लिए उन्होंने कहा है दैट
फार्मर्स के लिए सरकार ने एक नई जो स्कीम है वो स्टार्ट की है। उस स्कीम का नाम है टाइमली पेमेंट इंसेंटिव स्कीम। टाइमली पेमेंट इंसेंटिव स्कीम। अब ये जो स्कीम है इसमें क्या बोला गया है? अब ये इसमें सरकार ने कहा है जो भी फार्मर्स ने लोन लिए हैं, कहाँ से? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड से, जितने भी फार्मर्स ने इस कोऑपरेटिव से बैंक लिमिटेड से लोन लिया है, वो जो है अगर टाइमली अपना लोन जो है या फिर इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं तो उनको 50% जो है क्या दी जाएगी? इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। 50% जो है उनको बेनिफिट दिया जाएगा इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। जो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, अपना टाइमली क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं, जो भी इंस्टॉलमेंट है चाहे वो लोन है। तो क्या कहा है सरकार ने ये स्कीम के अंदर टाइमली पेमेंट इंसेंटिव स्कीम में कि जो भी फार्मर्स क्या करेंगे, टाइमली अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे या फिर लोन पे करेंगे, उनको हम क्या देंगे? एक तरह से 50% जो है बेनिफिट देंगे इन जो है इंटरेस्ट में, ठीक है। तो और ये जो इन्होंने कहा है कि ये प्रोसेस जो है, जो फार्मर्स हैं वो जल्दी से, पहले इन्होंने डेट रखी थी 31 मार्च 2020, फिर इन्होंने जो है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा के जो है कर दिया था 30 जून 2020। तो 30 जून 2020 इन्होंने ये जो डेडलाइन है इसकी इंक्रीज कर दी थी, ताकि जो बच्चे जो रह भी गए हैं वो भी इस स्कीम में जो है वो आ सके, ठीक है। तो 31 मार्च पहले दी थी, अब उन्होंने बढ़ा के फिर जून 2020 कर दिया। तो इसी स्कीम का मेन फ़ायदा क्या है कि जो है फार्मर्स को एक तरह से क्या मिलेगा हमें? फार्मर्स जो हैं वो जल्दी अपना इस 50% जो है इंटरेस्ट बेनिफिट के लालच में वो जल्दी क्या कर सकते हैं? अपना लोन पे करेंगे, और जो भी है बैंक्स का बर्डन भी जो होगा वो कम होगा, ठीक है। और याद रखना ये सिर्फ है जो टाइमली पेमेंट स्कीम है, ये उन्हीं फार्मर्स के लिए है जिन्होंने लोन लिया है अंडर हरियाणा स्टेट जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, ठीक है। सो जो है ये याद रखना, टाइमली पेमेंट इंसेंटिव, जो भी टाइम पे करेगा उसको इंसेंटिव मिलेंगे, ऐसे याद रखना। जो भी टाइम पे करेगा, जो भी टाइम पे करेगा उसको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट। और फार्मर्स याद रखना है, ठीक है, मेनली फार्मर्स, बिकॉज देखो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम हम फार्मर्स पे ही करेंगे, बिकॉज पंजाब एंड हरियाणा दे बोथ आर द एक तरह से एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं। यहाँ पे ज़्यादा जो ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन इज़ एग्रीकल्चर। तो जो स्कीम्स मैक्सिमम चलाई जाती हैं इसके अंडर जो हैं स्टेट्स के गवर्नमेंट्स के द्वारा, मोस्टली रिलेटेड जो हैं वो फार्मर्स से होती हैं, ठीक है। सो दिस वाज द न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर हम चलें तो वो है किससे रिलेटेड कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हरियाणा के कंवर पाल जी, उन्होंने क्या किया है, एक मंथली मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण एक मंथली मैगजीन है, ऑनलाइन उन्होंने क्या किया था, इसको लॉन्च किया था जून में। क्यों 1 जून को इन्होंने ये लॉन्च किया था, और ये लॉन्च जो है उसी दौरान किया था ऑनलाइन, इसी वजह से बिकॉज उस टाइम पे जो कोरोना है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से जो पेंडेमिक है वो बहुत सीवियर हो चुका था, और उसकी वजह से उन्होंने ये जो ऑनलाइन मंथली मैगजीन को लॉन्च किया है। अब देखो इस मंथली मैगजीन में होगा क्या, इस मंथली मैगजीन में जो मिनिस्टर है उनके द्वारा ये कहा गया है कि दैट वो जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे ऑनलाइन जो है पढ़ाई में हेल्प हो सकती है, उसके बारे में इन मंथली मैगजीन्स में आएगा, ठीक है। जो भी अपनी कोविड-19 के रिलेटेड जो भी यूज़फुल सजेशंस हैं कि कैसे हम उस टाइम पे जो स्ट्रेस है उसको रिलीव कर सकते हैं इतने बड़े पेंडेमिक के दौरान, तब उस टाइम पे लॉकडाउन भी था,
ठीक है, सेम सिचुएशन जो अभी भी चल रही है, बट अभी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशंस है। उस टाइम पे तो कंप्लीट एक तरह से काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस थी। तो उस दौरान कैसे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो हैं उनको मोटिवेट रखा जाए, कैसे वो उनके स्किल जो हैं प्रॉपरली जो हैं जो दिए जाएं, तो वो सारा कुछ उस मैगजीन में अलग अलग चीज़ें मतलब दी जाएंगी, सो दैट कैसे स्ट्रेस को कम किया जाए, वो पढ़ सकें और उसको थोड़ा सा एक तरह से रिलीफ फील करें। ठीक है, इट वाज लाइक फॉर द हेल्प, किसके लिए मेनली था, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, देन उसके बाद है ये जो और साथ के साथ ये भी है दैट जो हमारे जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन सब की जो उस टाइम पे उन्होंने काम किया उसके बारे में इन मंथली मैगजीन्स में इस मंथली मैगजीन में लिखा जाएगा, ताकि जो लोग हैं वो मोटिवेट हों, इंस्पायर हों उनसे, दैट दे आर ऑल्सो वर्किंग इन सच जो है हमारी इतनी वर्स्ट कंडीशंस में भी वो जो हैं कैसे अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं उनको और टीचर्स दोनों को इंस्पायर करने के लिए। और ये जो है जो दिस मैगजीन जो है ये ऐप के ऊपर भी होगी, कौन सी, शिक्षा सेतु ऐप जो है उसके ऊपर भी इस मैगजीन को जो है अपलोड किया जाएगा। शिक्षा सेतु जो ऐप है उसके ऊपर इस मैगजीन को की अपलोड किया जाएगा, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और साथ के साथ रिसर्च एक्टिविटीज़ के बारे में भी सब कुछ जो भी कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में हो रही हैं, वो सारी जो हैं जो रिसर्च वर्क है उसके बारे में भी इस मंथली मैगजीन में दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, अब जो हरियाणा के कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं बनवारी लाल मिस्टर, जो वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि जो रेवाड़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है रेवाड़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है, इट विल बी द फर्स्ट बैंक इन द स्टेट जो प्रोवाइड करेगा क्या सर मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज इन एवरी विलेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। ये जो बैंक है मोबाइल एटीएम्स जो है वो प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, मोबाइल एटीएम्स मतलब जो भी जो मूव करेंगे एटीएम्स वो। अब देखो उस टाइम पे ये याद रखना है, रेवाड़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि दिस विल बी द फर्स्ट बैंक इन द स्टेट जो मोबाइल एटीएम्स जो है वो प्रोवाइड कराएगा। अब इसका मेन मोटिव क्या था, इसका मेन मोटिव यही है कि जो भी हमारे लोग हैं उस दौरान घरों में बंद थे, पेंडेमिक के दौरान लॉकडाउन, और वो नहीं जा पा रहे थे विलेजेस में मोस्टली जो कैश निकलवाने के लिए, तो जो है खुद एटीएम्स उनके पास पहुंचे ताकि वो जो है कैश जो है निकलवा सकें। और साथ के साथ इन्फेक्शन बढ़ने का भी डर था और मूवमेंट भी जो थी बहुत लिमिटेड थी, तो इस वजह से जो काफ़ी लोग थे वो सिटीज़ की तरफ नहीं जा पा रहे थे, और इसी वजह से जो ये बैंक्स हैं इन्होंने क्या करना प्रोवाइड शुरू किया, दिस मोबाइल एटीएम्स। ठीक है, और ये हरियाणा में जो फर्स्ट, अदरवाइज और भी बैंक्स को ये बोला गया है बाद में, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट बैंक, रेवाड़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है ये फर्स्ट बैंक है जिसने ये जो एटीएम्स हैं कस्टमर्स को प्रोवाइड किए ऑन द बिकॉज ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक की वजह से। ठीक है, और लोगों के पास कैश की कमी उस टाइम पे, और वो सिटीज़ जा भी नहीं सकते हैं, मीन्स एंड वेज भी नहीं है, और वो इसकी वजह से इनको ऐसे बोला गया। ठीक है, सो जून में बस मोस्टली यही इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो थी हरियाणा से रिलेटेड ये थी। ठीक है, बाकी जो भी एक दो न्यूज़ रह गई हैं दैट विल बी कवर्ड इन योर पीडीएफ, सो मैं उनको पीडीएफ में भी आपको दे दूंगी। ठीक है, सो रीड देम एंड नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर तो हम करंट स्टार्ट करेंगे मार्च 2021, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टिल फेब 2021 तक हमने कर लिया था। अभी हमारा जून
मई 2020 से लेके फेब 2021 तक हम लोगों ने जो है हरियाणा के करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम मार्च 2021 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये सारा, और जून और मई में इतनी न्यूज़ इसी वजह से भी नहीं थी बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज लाइक प्रॉपर लॉकडाउन भी था उस टाइम पे, और जो है मोस्टली न्यूज़ जो सी रिलेटेड थी लाइक सरकारों ने क्या किया है, माइग्रेंट्स को भेज दिया है, लाइक दे हैव इम्पोज दिस एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है। तो ये सारी न्यूज़ हमारे काम की नहीं है एंड इट विल नॉट बी लाइक इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस आर एग्ज़ाम। सो अगले लेक्चर से हम मार्च 2021 से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से जून मई से लेके फेब 2021 तक हमने किया है, ठीक है। सो देन मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच।